इसरो ने चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से 19 अगस्त को ली गई चांद के दूसरे छोर की सतह की तस्वीरों को आज जारी किया। चांद का यह आधा हिस्सा धरती से कभी दिखाई नहीं देता है। ये तस्वीरें लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा यानी कि LHDAC से ली गई। ये कैमरा विक्रम लैंडर के उतरने के लिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक सुरक्षित जगह तलाश रहा है जहां बड़ी चट्टानें या गहरी खाइयां ना हो। अब आप सोचिए, जो कैमरा लगा है वो धीरे धीरे पहले वो सतह की मैपिंग करता है कि कहीं मुझे एक समतल धरती मिल जाए, कहीं एक इस तरीके की जगह मिल जाए जहां मैं धीरे से लैंड करूं, कोई गड्ढा ना मिल जाए, टेढ़ी मेढ़ी जगह ना मिल जाए। और ये सब चीजें हैं जो ये हम धरती से नहीं देख पाते। इस कैमरे में इसरो के स्पेस इंटेलिजेंस एप्लीकेशन सेंटर ने ये इसको तैयार किया है। इसी इलाके की कई तस्वीरें चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी भेज चुका है। यानी कि अब आप सोचिए, उस मिशन, जो कि वो मिशन पूरा नहीं हो पाया था चंद्रयान 2, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे अब सीख मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ चंद्रयान 3 जा रहा है। विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर यहीं कहीं पहले से तय इलाके में उतरना है। इस बार लैंडर के उतरने के संभावित इलाके को काफी बड़ा रखा गया है। विक्रम लैंडर 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर के इलाके में कहीं सुरक्षित जगह उतरेगा, खुद तय करेगा अपने सेंसर से। चंद्रयान 2 के दौरान यह एरिया बहुत ही कम था, यानी कि 500 मीटर बाय 500 मीटर रखा गया था। अब की उसको बड़ा कर दिया है, यानी कि गलती की गुंजाइश और कम हो गई। चंद्रयान 2 और 3 के बीच में चंद्रयान 2 का जो उड़ान है, जो स्पेसक्राफ्ट है, जो अभी भी चंद्रमा के चक्र काट रहा है, उसने बहुत सारी तस्वीरें खींची हैं लैंडिंग जहां पे होना है उस जगह की। तो उस जगह के बारे में पूरी जानकारी है। अब कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे पत्थर हैं इत्यादि, वो सब उस लैंडिंग सॉफ्टवेयर के अंदर भी लोड कर दिए गए हैं। तो अब मेरे ख्याल से काफी जो चुनौतियां होंगी उसके लिए अब प्रावधान है कि उसको अवॉइड करते हुए लैंडिंग होगा। तो जिस वक्त विक्रम लैंडर यहां उतर रहा होगा, चांद के उस छोर पर दिन शुरू हो रहा होगा। चांद पर एक दिन धरती पर हमारे 14 दिन के बराबर होता है जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ के मुताबिक हम चाहते हैं कि लैंडिंग उस समय हो जब चांद पर सूरज उगा रहे, ताकि हमें धरती के 14 से 15 दिनों के बराबर रोशनी का समय मिल जाए। अगर चांद पर सूरज उगने के 1-2 दिन के अंदर लैंडिंग किसी वजह से नहीं हो पाती है, तो हम 1 महीने और इंतजार करेंगे और सितंबर में तब लैंडिंग करेंगे जब वहां फिर से दिन शुरू हो रहा हो। विक्रम लैंडर और उसके अंदर भेजे गए प्रज्ञान रोवर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो कम से कम चांद के 1 दिन यानी कि हमारे 14 दिन तक सूरज की रोशनी से ऊर्जा हासिल करके अपना काम कर पाए। क्या है, उसमें वो सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो अगर वो 1 दिन की रोशनी पाएगा यानी कि अर्थ के 14 दिन तक रोशनी मिलेगी, यानी कि उसको पावर मिलेगी, फिर वो डेटा भेजता रहेगा। तो यहां हमको ये फायदा हो जाएगा। सूरज डूबने के साथ ही लैंडर और रोवर के काम करने के लिए पावर नहीं मिल पाएगी और उन पर लगे सभी उपकरण काम करना बंद कर देंगे। लेकिन परीक्षणों के मुताबिक ऐसी संभावनाएं हैं कि चांद पर जब फिर दिन होगा तो इन पर लगी बैटरी उसकी रोशनी से फिर चार्ज हो जाएंगी और उपकरण फिर से काम करने लगेंगे। अगर ऐसा होता है तो चांद पर काम के लिए 14 दिन और मिल जाएंगे। आपको याद होगा कि भारत के चंद्रयान 1 मिशन के तहत भारत ही सबसे पहले यह पता लगाया था कि चांद की सतह पर पानी है और उसके सबसे ज्यादा होने की गुंजाइश चांद के दक्षिण ध्रुव पर ही। हमने 2008-2009 में चंद्रयान 1 का परीक्षण किया था। उसके जरिए हमें वहां पे पानी है ये पता चल गया था। जैसा पानी आप और हम पीते हैं वैसे मात्रा में नहीं है, वो एक फ्रोजन मात्रा में होने की संभावना उस समय जताई गई थी। तो उसके बाद भारत ने यह तय किया कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मून सरफेस के ऊपर पानी मिलने की साउथ जोन है, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है कि जहां पे सूर्य की किरण नहीं पहुंचती। इसीलिए वेपराइजेशन के कारण पानी
निकल जाने की संभावना बहुत कम है। किसी भी फ्रोजन फॉर्म में वहां पे पानी हो सकता है। तो इसलिए भारत ने 2019 का मिशन इसको मद्देनजर हुए रखते हुए पूरा डिजाइन किया था। विक्रम लैंडर के उतरने के साथ ही प्रज्ञान रोवर उससे बाहर निकलकर चांद की सतह पर चलना शुरू कर देगा। जैसे कि आप वो देख रहे हैं आगे छोटी सी गाड़ी जैसी जो बनी है, वो लैंडर आएगा और उसके बाद फिर उसमें से वो रोवर निकलेगा और छोटे छोटे उसके पहिए हैं वो ऐसे आगे करके निकल जाएगा। अभी थोड़ी देर में आप टीवी पर भी देखेंगे। लैंडर पर लगा कैमरा उस ऐतिहासिक क्षण को कैद करेगा। प्रज्ञान रोवर पर ऐसे कैमरे लगे हैं जो उसे आगे बढ़ते वक्त किसी भी बाधा से बचकर चलने में मदद करेंगे। चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरने के लिए चंद्रयान 3 के अभी तक के सभी चरण कामयाबी के साथ पूरे हो चुके हैं। इसको कहते हैं प्रज्ञान रोवर, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चंद्रयान 3 को चांद की कक्षा के करीब लाने के बाद बीते गुरुवार को उसके प्रोपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर को अलग कर दिया गया और सोमवार शाम 5:20 से इसरो लैंडिंग की प्रक्रिया को लाइव टेलीकास्ट करेगा, जिससे आपको पता चल जाए कि क्या हो रहा है, कैसे वो नीचे जा रहा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल कई साल तक चांद का चक्कर लगाता रहेगा और उस पर रखा पेलोड, जिसे स्पेक्ट्रो पोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी कि शेप SHAPE के तौर पर जाना जाता है, वो धरती से जुड़े कई अध्ययन करता रहे। यानी कि एक स्टेज का काम लगातार हो ही रहा है। चांद पर उतरने के साथ ही विक्रम लैंडर पर रखे पेलोड यानी कि उपकरण सक्रिय हो जाएंगे, उसको पेलोड कहते हैं। इनमें शामिल है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि CHASTE चेस्ट, जो तापमान और थर्मल कंडक्टिविटी को मापेगा कि कितना वहां तापमान है, कितने डिग्री वहां पर तापमान है। दूसरा पेलोड है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीज्मिक एक्टिविटी ILSA, जो चांद पर लैंडिंग के आसपास भूकंपीय गतिविधियों को मापने का काम करेगा। इसके अलावा रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि RAMBHA रंभा, जो चांद पर गैस और प्लाज्मा का अध्ययन करेगा। आप देखिए एक साथ कितने सारे काम होंगे और इन सब की तैयारी बहुत समय से की जा रही है। नासा का उपकरण, इसरो का है लेकिन नासा का भी उपकरण लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे चांद पर लूनर लेजर का अध्ययन करेगा। दूसरी ओर प्रज्ञान रोवर में लगे अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि APXS और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी कि LIBS उतरने की जगह पर एलिमेंट्स का पता लगाएंगे कि भाई ये जो हम जहां उतरे ये क्या चीज है जिस पर हम उतरे हैं, ये जो मिट्टी है ये किस तरीके की मिट्टी है, वो एलिमेंट्स क्या हैं, उनका अध्ययन करके वापस भेजे। अब बस इंतजार है तो चांद पर उतरने की एक सटीक जगह का। जैसे प्लेन होता है ना, वो रनवे पे उतरता है, ऐसे ही तो कहीं नहीं उतर जाएगा। हेलीकॉप्टर एक निर्धारित जगह पर उतरता है, उसी तरीके से ये खुद डिटेक्ट करेगा एक एरिया में कि मैं कहां उतरूं जहां समतल हो हिसाब किताब। और उस पर उतरने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया एक जगह ढूंढे, और ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। नहीं ऐसा ना हो टेढ़ा मेढ़ा उतर जाए, टेढ़ा मेढ़ा उतरेगा तो फिर वो प्रज्ञान रोवर को दिक्कत होगी। ये ढूंढना बहुत जरूरी है। ये चंद्रयान 2 के टाइम पे भी ये सब बातें हो रही थी। चंद्रयान 3 पर दुनिया की दिलचस्पी कुछ इसलिए भी अब ज्यादा बढ़ गई है कि इसी शनिवार को रूस का मून मिशन लूना 25 ये नाकाम हो गया, फेल हो गया। उसे आज के ही दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था, लेकिन उससे पहले ही शनिवार को उसका रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस से संपर्क टूट गया और वो चांद की सतह पर क्रैश हो गया चंद्रयान 2 की तरह। और इसके साथ ही 47 साल बाद फिर चांद पर जाने का रूस का सपना नाकाम हो गया। 47 साल पहले सोवियत संघ के दौर पर रूस का अंतरिक्ष कार्यक्रम बहुत ही कारगर था, लेकिन सोवियत संघ के टूटने और रूस की अर्थव्यवस्था के बिगड़ने का असर उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम पर भी दिखा। वहां और समस्याएं हो रही थी, कहां वो लूनर और सोलर करते, इस चक्कर में उन्होंने रोक दिया। वैसे जाते जाते एक बात आपको यह भी बता दूं कि चांद की सतह पर भारत ने 2008 में ही अपनी छाप छोड़ दी। 14 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर से
मून इंपैक्ट प्रोब अलग हुआ था और उसे बड़े ही नियंत्रित तरीके से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर गिरा दिया गया। मून इंपैक्ट प्रोब पर भारत के तिरंगे का रंग था। तो तिरंगा तो चांद की सतह पर 15 साल पहले ही पहुंच चुका है और उसके साथ ही इसरो चांद की सतह पर पहुंचने वाली दुनिया की 5वीं अंतरिक्ष एजेंसी हो गया। अब बस इतना ही है कि नियंत्रित तरीके से लैंडर और ऑर्बिटर को चांद की सतह पर उतारना है ताकि वो अगले कई दिनों तक वहां और ज्यादा वैज्ञानिक अध्ययन कर सके और पूरा देश चौकन्ना होकर के इस लम्हे को अगले 2 दिन तक देखता रहेगा और इंतजार करेगा। 15 आतंक के 15 मिनट भी पूरा देश देखेगा।